प्राचीन यूनान की धरती, जहां सभ्यता का पहला बीज अंकुरित हुआ, वहां एक व्यक्ति ने अपने विचारों से विश्व को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था सोक्रेटिस। यह कहानी उस महान दार्शनिक की है जिसने सवालों के माध्यम से सत्य की खोज की और मानवता को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। ये कथा 5 भागों में बंटी है और आज हम शुरू करते हैं पहला भाग, सोक्रेटिस का प्रारंभिक जीवन और यूनान का स्वर्ण युग। एथेंस, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये वो समय था जब यूनान अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक चमक के चरम पर था। पेरिक्लीस के नेतृत्व में एथेंस न केवल एक शक्तिशाली नगर राज्य था, बल्कि कला, साहित्य और दर्शन का केंद्र भी था। पार्थेनन की भव्यता, नाटककारों जैसे सोफोक्लीस और यूरिपिडीज के नाटक और इतिहासकार हेरोडोटस की लेखनी ने इस युग को अमर बना दिया। परंतु इस चमकती दुनिया में एक साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसकी सादगी और विचारों की गहराई ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सोक्रेटिस का जन्म लगभग 470 ईसा पूर्व में एथेंस के एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता सोफ्रोनिस्कस एक पत्थर तराशने वाले कारीगर थे और माता फेनारेटे एक दाई थी। सोक्रेटिस का बचपन साधारण था, पर उनकी जिज्ञासा असाधारण थी। कहते हैं कि वो बचपन से ही गहरे सवाल पूछा करते थे। आकाश नीला क्यों है? सही और गलत में अंतर क्या है? ये सवाल उनके मन में उमड़ते घुमड़ते रहते। उस समय एथेंस में शिक्षा का माहौल जीवंत था। धनी परिवारों के बच्चे दर्शन, गणित और वक्तृत्व कला सीखते थे, पर सोक्रेटिस की शिक्षा अनौपचारिक थी। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया से सीखा, लोगों से बातचीत से ज्ञान अर्जित किया। युवावस्था में सोक्रेटिस ने अपने पिता के पेशे को अपनाया और कुछ समय तक पत्थर तराशने का काम किया। परंतु उनकी आत्मा कला या शिल्प में नहीं, बल्कि विचारों की दुनिया में रमी। वो एथेंस की सड़कों पर, बाजारों में और जिम्नेजियम में लोगों से मिलते, उनसे सवाल करते। उनकी बातचीत का तरीका अनोखा था। वो सीधे जवाब देने के बजाय सवालों के माध्यम से सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते। इस विधि को बाद में सोक्रेटिक पद्धति के नाम से जाना गया। उस समय यूनान में दर्शन का बोलबाला था। प्राकृतिक दार्शनिक जैसे थेल्स और एनाक्सिमेंडर प्रकृति के रहस्यों को समझने में लगे थे, जबकि सोफिस्ट नामक विचारक वक्तृत्व कला और तर्कशास्त्र सिखाते थे। सोफिस्टों का मानना था कि सत्य व्यक्तिगत होता है और इसे तर्कों के माध्यम से मनवाया जा सकता है, पर सोक्रेटिस का दृष्टिकोण इससे भिन्न था। उनका मानना था कि सत्य एकमात्र और सार्वभौमिक है और इसे केवल गहरे आत्मचिंतन और तर्क के माध्यम से खोजा जा सकता है। सोक्रेटिस का व्यक्तित्व भी उनके विचारों जितना ही रोचक था। वो सादा जीवन जीते थे। उनकी पत्नी ज़ैंथिपी उनके कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती थी, पर सोक्रेटिस अपनी शांति और धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि वो नंगे पांव घुमा करते थे, साधारण वस्त्र पहनते थे और धन संपत्ति की कोई लालसा नहीं रखते थे। उनकी ये सादगी उनके विचारों की गहराई के साथ मिलकर लोगों को आकर्षित करती थी। इस प्रथम भाग में हमने सोक्रेटिस के प्रारंभिक जीवन और उस युग की झलक देखी जिसमें उनके विचारों ने जन्म लिया। अगले भाग में हम उनके दार्शनिक जीवन के उत्थान, उनकी सोक्रेटिक पद्धति और एथेंस की जनता के साथ उनके संबंधों को और गहराई से जानेंगे। सोक्रेटिस की ये यात्रा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि मानव चेतना के विकास की कहानी है। एथेंस की गलियों में एक व्यक्ति भटकता था, जिसके सवालों ने लोगों के मन को झकझोर दिया। वो सोक्रेटिस था, जिसका जीवन अब केवल पत्थर तराशने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विचारों को तराशने की कला में बदल गया। इस दूसरे भाग में हम सोक्रेटिस के दार्शनिक जीवन के उत्थान, उनकी अनूठी सोक्रेटिक पद्धति और एथेंस की जनता के साथ उनके जटिल संबंधों की कहानी सुनेंगे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एथेंस बौद्धिक उथल पुथल का केंद्र था। सोफिस्ट, जो तर्क और वक्तृत्व कला के माहिर थे,
युवाओं को सिखाते थे कि कैसे बहस में जीता जाए, चाहे सत्य उनके पक्ष में हो या न हो। पर सोक्रेटिस का मार्ग अलग था। उनका विश्वास था कि सत्य की खोज ही जीवन का उद्देश्य है और ये खोज केवल आत्मनिरीक्षण और गहरे सवालों से संभव है। वो बाजारों में, मंदिरों के पास और सार्वजनिक सभाओं में लोगों से मिलते और उनकी मान्यताओं को चुनौती देते। तुम्हें कैसे पता कि ये सही है? इसका अर्थ क्या है? उनके ये सवाल सरल लगते थे, पर जवाब देना कठिन था। सोक्रेटिस की ये विधि, जिसे आज सोक्रेटिक पद्धति कहते हैं, एक तरह का बौद्धिक संवाद था। वो सामने वाले के दावों पर सवाल उठाते, उनके तर्कों की कमियां उजागर करते और धीरे धीरे उन्हें अपनी अज्ञानता का बोध कराते। उनका कहना था, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये विनम्रता उनकी ताकत थी। वो स्वयं को ज्ञानी नहीं मानते थे, बल्कि दूसरों को उनके अपने विचारों की गहराई तक ले जाना चाहते थे। इस पद्धति ने न केवल उनके समकालीनों को प्रभावित किया, बल्कि दर्शन शास्त्र की नींव को भी मजबूत किया। पर सोक्रेटिस का ये तरीका सभी को पसंद नहीं था। धनी और प्रभावशाली लोग, जिनके पास सत्ता और प्रतिष्ठा थी, उनके सवालों से असहज होते थे। सोक्रेटिस किसी की हैसियत नहीं देखते थे। वो राजनेताओं, कवियों और कारीगरों सभी से एक समान संवाद करते। एक बार उन्होंने एथेंस के प्रसिद्ध राजनेता से पूछा, न्याय क्या है? वो राजनेता जवाब देने में उलझ गया और अंत में अपनी अज्ञानता स्वीकार करनी पड़ी। ऐसी घटनाएं सोक्रेटिस को जनता के बीच लोकप्रिय बनाती थी, पर साथ ही उन्हें दुश्मन भी मिले। सोक्रेटिस का प्रभाव विशेष रूप से युवाओं पर पड़ा। युवा, जो उस समय के परंपरागत मूल्यों और सोफिस्टों के दिखावटी तर्कों से ऊब चुके थे, सोक्रेटिस में एक सच्चा मार्गदर्शक पाते थे। उनके शिष्यों में प्लेटो और जेनोफोन जैसे लोग थे, जिन्होंने बाद में सोक्रेटिस के विचारों को दुनिया तक पहुंचाया। पर यह लोकप्रियता उनके लिए खतरे का कारण भी बनी। कुछ लोग मानते थे कि सोक्रेटिस युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं, उन्हें परंपराओं और देवताओं के खिलाफ भड़का रहे हैं। सोक्रेटिस का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी दार्शनिक यात्रा का हिस्सा था। उनकी पत्नी ज़ैंथिपी के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण थे, पर वो उनकी शिकायतों को हास्य और धैर्य के साथ सहते। कहते हैं कि एक बार ज़ैंथिपी ने उन पर पानी की बाल्टी उड़ेल दी और सोक्रेटिस ने हंसते हुए कहा, ज़ैंथिपी की गरज के बाद बरसात तो होनी ही थी। उनकी ये सहनशीलता उनके नैतिक दर्शन का प्रतीक थी। वो मानते थे कि एक दार्शनिक को हर परिस्थिति में संयम और आत्मनियंत्रण बनाए रखना चाहिए। इस समय तक सोक्रेटिस की ख्याति एथेंस के बाहर भी फैल चुकी थी। डेल्फी के मंदिर में अपोलो के पुजारी ने घोषणा की कि सोक्रेटिस सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। यह सुनकर सोक्रेटिस हैरान हुए, क्योंकि वो स्वयं को अज्ञानी मानते थे। पर बाद में उन्होंने इसका अर्थ समझा। उनकी बुद्धिमत्ता उनकी अज्ञानता के बोध में थी। ये विचार उनके दर्शन का मूल बन गया। इस दूसरे भाग में हमने सोक्रेटिस के दार्शनिक जीवन के विकास और उनकी सोक्रेटिक पद्धति की नींव देखी। पर उनकी ये यात्रा बिना विवादों के नहीं थी। अगले भाग में हम उनके जीवन के उस मोड़ पर जाएंगे जहां उनके विचारों ने उन्हें शक्तिशाली शत्रु बनाए और एथेंस की राजनीतिक उथल-पुथल ने उनके भाग्य को चुनौती दी। सोक्रेटिस की कहानी अब और गहरी होने वाली है। एथेंस की चमकती सभ्यता अब एक तूफान के मुहाने पर खड़ी थी। सोक्रेटिस, जिनके सवालों ने लोगों के मन को झकझोरा, अब अपने विचारों की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो रहे थे। इस तीसरे भाग में हम सोक्रेटिस के जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उनके दर्शन ने उन्हें शक्तिशाली शत्रु बनाए और एथेंस की राजनीतिक उथल-पुथल ने उनके भाग्य को चुनौती दी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम दशकों में एथेंस एक बदलते युग से गुजर रहा था। पेलोपोनेसियन युद्ध, जो एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा जा रहा था, ने नगर राज्य को आर्थिक और नैतिक रूप से कमजोर कर दिया था। युद्ध की विभीषिका ने लोगों के मन में असुरक्षा और अविश्वास भर दिया।
इस अस्थिर माहौल में सोक्रेटिस के सवाल और भी तीखे लगने लगे। वो राजनेताओं, सैन्य नेताओं और धार्मिक गुरुओं से उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाते, जिससे कई प्रभावशाली लोग उनसे चिढ़ने लगे। सोक्रेटिस का मानना था कि एक अच्छा जीवन वही है जो नैतिकता और आत्मचिंतन पर आधारित हो। वो कहते थे, अनपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। उनके लिए सत्य और न्याय सर्वोपरि थे और वो किसी भी कीमत पर इनसे समझौता नहीं करते थे। पर यही दृढ़ता उनकी मुसीबत का कारण बनी। कुछ लोग मानते थे कि सोक्रेटिस की शिक्षाएं युवाओं को परंपराओं के खिलाफ भड़का रही है। उनके शिष्य जैसे अल्सिबियाड्स और क्रिटियास, जो बाद में राजनीतिक रूप से विवादास्पद व्यक्ति बने, ने सोक्रेटिस की छवि को और जटिल कर दिया। अल्सिबियाड्स पर देशद्रोह का आरोप लगा और क्रिटियास 30 तानाशाहों में से एक था, जिन्होंने एथेंस में क्रूर शासन चलाया। हालांकि सोक्रेटिस ने इनके कार्यों का समर्थन नहीं किया, पर उनके विरोधी उन्हें इनके साथ जोड़कर बदनाम करने लगे। सोक्रेटिस का दर्शन भी उनके लिए खतरे का कारण बना। वो एथेंस के पारंपरिक देवताओं पर सवाल उठाते थे, हालांकि वो स्वयं को अधार्मिक नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सत्य की खोज ही सबसे पवित्र कार्य है और ये खोज किसी भी देवता से ऊपर है। इस विचार ने धार्मिक रूढ़िवादियों को नाराज कर दिया। साथ ही उनकी सोक्रेटिक पद्धति, जो लोगों को उनकी अज्ञानता का बोध कराती थी, ने कई प्रभावशाली लोगों को अपमानित महसूस कराया। इस समय तक सोक्रेटिस की उम्र लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी। वो अब भी नंगे पांव, साधारण वस्त्रों में एथेंस की सड़कों पर घूमते और लोगों से संवाद करते, पर अब उनकी चर्चाएं पहले जितनी सहज नहीं रही। उनके विरोधी, जिनमें कवि मेलेटस, राजनेता एनेटस और वक्ता लाइकॉन शामिल थे, ने उनके खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र रचना शुरू किया। वे सोक्रेटिस पर 2 मुख्य आरोप लगाने की योजना बना रहे थे। पहला, कि वो एथेंस के देवताओं को नहीं मानते और नए देवताओं को प्रचारित करते हैं। दूसरा, कि वो युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। सोक्रेटिस को इन खतरों का आभास था, पर उन्होंने अपने तरीके नहीं बदले। वो मानते थे कि एक दार्शनिक का कर्तव्य है कि वो सत्य के लिए खड़ा हो, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उनके शिष्य, विशेष रूप से प्लेटो, उन्हें सावधान रहने की सलाह देते, पर सोक्रेटिस हंसकर कहते, मैं तो बस एक मक्खी हूं जो एथेंस रूपी घोड़े को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बीच एथेंस की राजनीतिक स्थिति और बिगड़ रही थी। युद्ध में हार के बाद एथेंस में लोकतंत्र की जगह तानाशाही ने ले ली थी और फिर लोकतंत्र की बहाली हुई। इस उथल पुथल में लोग अपने गुस्से और निराशा के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना चाहते थे। सोक्रेटिस, जो हमेशा सत्ता और परंपराओं को चुनौती देते थे, उनके लिए आसान निशाना बन गए। इस तीसरे भाग में हमने देखा कि कैसे सोक्रेटिस के विचारों ने उन्हें शक्तिशाली शत्रु बनाए और कैसे एथेंस की बदलती परिस्थितियों ने उनके खिलाफ माहौल तैयार किया। अगले भाग में हम उनके जीवन के सबसे नाटकीय और निर्णायक क्षण, उनके मुग्ध में और उस ऐतिहासिक बहस की कहानी सुनेंगे जिसने दर्शन शास्त्र को हमेशा के लिए बदल दिया। सोक्रेटिस की ये यात्रा अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। एथेंस की हवा में तनाव था, सड़कों पर फुसफुसाहटें गूंज रही थी और सोक्रेटिस, जिनके सवालों ने एक युग को झकझोरा, अब अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़े थे। इस चौथे भाग में हम सोक्रेटिस के ऐतिहासिक मुकदमे की कहानी सुनेंगे, जहां उन्होंने न केवल अपने जीवन बल्कि अपने दर्शन की रक्षा की। ये वो क्षण था जब सत्य और साहस का एक अनूठा संगम दुनिया के सामने आया। सन 399 ईसा पूर्व एथेंस का लोकतंत्र युद्ध की तबाही से उबर रहा था, पर लोगों के मन में संदेह और क्रोध बाकी था। सोक्रेटिस के विरोधी मेलेटस, एनेटस और लाइकॉन ने उनके खिलाफ औपचारिक आरोप दायर किए। पहला आरोप था कि सोक्रेटिस नगर राज्य के देवताओं को नहीं मानते और नए देवताओं को प्रचारित करते हैं। दूसरा, कि वो युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं।
इन आरोपों का आधार कमजोर था, पर इनके पीछे राजनीतिक और व्यक्तिगत विद्वेष था। सोक्रेटिस की आलोचनात्मक आवाज कई प्रभावशाली लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी। मुकदमा एथेंस की जनन्यायालय में हुआ, जहां 501 नागरिकों की जूरी ने मामले की सुनवाई की। सोक्रेटिस, जो अब 70 वर्ष के थे, साधारण वस्त्रों में अदालत में पेश हुए। उनकी शांत मुद्रा और निर्भीक नजरें बता रही थी कि वो इस मुकदमे को एक और संवाद के रूप में देख रहे थे। पर यह संवाद उनके जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। मुकदमे की शुरुआत में अभियोजन पक्ष ने सोक्रेटिस को एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। मेलेटस ने दावा किया कि सोक्रेटिस की शिक्षाएं युवाओं को अनुशासनहीन बना रही है। एनेटस, एक प्रभावशाली राजनेता, ने कहा कि सोक्रेटिस का परंपराओं पर सवाल उठाना एथेंस की स्थिरता के लिए खतरा है। लाइकॉन ने धार्मिक आधार पर उनकी निंदा की, पर सोक्रेटिस ने इन आरोपों का जवाब अपनी विशिष्ट शैली में दिया। अपने बचाव में सोक्रेटिस ने कोई चापलूसी या भावनात्मक अपील नहीं की, जैसा कि उस समय अदालतों में आम था। इसके बजाय उन्होंने तर्क और सत्य का सहारा लिया। उन्होंने मेलेटस से पूछा, यदि मैं युवाओं को भ्रष्ट कर रहा हूं, तो क्या यह संभव है कि मैं स्वयं भ्रष्ट हूं? फिर उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझकर अपने समाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो स्वयं उस समाज का हिस्सा है। धार्मिक आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो अपोलो के आदेश पर सत्य की खोज कर रहे हैं और ये कार्य सबसे पवित्र है। सोक्रेटिस ने डेल्फी के पुजारी की उक्ति का उल्लेख किया, जिसने उन्हें सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बुद्धिमत्ता उनकी अज्ञानता के बोध में है और यही बोध उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। उनकी ये बात जूरी के कुछ सदस्यों को प्रभावित करती थी, पर अधिकांश को ये घमंड भरी लगी। सोक्रेटिस ने कहा, मैं मरना पसंद करूंगा, पर सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। जूरी ने मतदान किया और सोक्रेटिस को दोषी ठहराया गया। अब सजा तय करने का समय था। अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की। उस समय की प्रथा के अनुसार सोक्रेटिस को अपनी सजा का प्रस्ताव रखने का अधिकार था। अधिकांश लोग निर्वासन या जुर्माना जैसा हल्का विकल्प चुनते, पर सोक्रेटिस ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह तो एथेंस की सेवा कर रहे थे, इसलिए उन्हें सजा के बजाय पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें प्रिटेनियम, एक सम्मानित स्थान, में मुफ्त भोजन दिया जाए। यह जवाब जूरी के लिए अपमानजनक था। अंत में जूरी ने मृत्युदंड को चुना। सोक्रेटिस ने इस फैसले को शांति से स्वीकार किया। उन्होंने कहा, कोई भी नहीं जानता कि मृत्यु क्या है। ये एक भयानक अंत हो सकता है या शायद एक सुंदर यात्रा। मैं इसे डरने के बजाय उत्सुकता से देखता हूं। उनके शिष्य, विशेष रूप से प्लेटो, इस फैसले से टूट गए, पर सोक्रेटिस ने उन्हें सांत्वना दी। इस चौथे भाग में हमने सोक्रेटिस के मुकदमे की कहानी देखी, जो न केवल उनके जीवन का अंतिम अध्याय था, बल्कि दर्शन शास्त्र के इतिहास में एक निर्णायक क्षण भी। अगले और अंतिम भाग में हम उनकी मृत्यु, उनके अंतिम क्षणों और उनकी विरासत की कहानी सुनेंगे, जो आज भी मानवता को प्रेरित करती है। सोक्रेटिस की ये यात्रा अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है। एथेंस की सड़कें अब शांत थी, पर हवा में एक अनकहा दुख तैर रहा था। सोक्रेटिस, जिनके सवालों ने एक युग को जगाया, अब अपने जीवन के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रहे थे। इस पांचवें और अंतिम भाग में हम सोक्रेटिस की मृत्यु, उनके अंतिम शब्दों और उनकी अमर विरासत की कहानी सुनेंगे, जो आज भी मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। सन 399 ईसा पूर्व सोक्रेटिस को मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें एथेंस की जेल में रखा गया। प्रथा के अनुसार उन्हें हेमलॉक नामक विष पीकर अपनी जान देनी थी, पर एक महीने की प्रतीक्षा थी, क्योंकि डेलोस द्वीप से एक धार्मिक यात्रा लौटने तक कोई सजा लागू नहीं हो सकती थी। इस समय में सोक्रेटिस जेल में रहे
पर उनकी आत्मा स्वतंत्र थी। वो रोज अपने शिष्यों और मित्रों से मिलते, उनसे संवाद करते और अपने विचारों को साझा करते। उनकी शांति और निडरता देखकर लोग हैरान थे। सोक्रेटिस के शिष्य, विशेष रूप से प्लेटो और क्रिटो, उन्हें जेल से भागने के लिए मनाने की कोशिश करते। क्रिटो ने कहा कि पैसे और रिश्तों के बल पर भागने की व्यवस्था हो सकती है, पर सोक्रेटिस ने इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि कानून का सम्मान करना उनका कर्तव्य है, भले ही वो कानून अन्यायपूर्ण हो। यदि मैं भागता हूं, उन्होंने कहा, तो मैं अपने ही सिद्धांतों को तोड़ दूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि हमें अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं देना चाहिए। ये उनका नैतिक दर्शन था, जो उनके जीवन के अंतिम क्षणों में भी अटल रहा। आखिरी दिन आया, सूरज ढल रहा था और जेल के ठंडे पत्थरों के बीच सोक्रेटिस अपने मित्रों और शिष्यों से घिरे थे। उन्होंने अपने परिवार, अपनी पत्नी ज़ैंथिपी और बच्चों से मुलाकात की। ज़ैंथिपी का रोना सुनकर सोक्रेटिस ने उन्हें सांत्वना दी और विदा किया, ताकि वो अपने अंतिम क्षण शांति से बिता सकें। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से बात शुरू की। उनकी आवाज में वही पुरानी जीवंतता थी, वही हास्य और गहराई। जेलर ने हेमलॉक का प्याला लाकर सोक्रेटिस को सौंपा। उसकी आंखों में सम्मान था, क्योंकि सोक्रेटिस की निडरता ने उसे भी प्रभावित किया था। सोक्रेटिस ने प्याला लिया, उसमें कोई हिचक नहीं थी। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, डरो मत, मृत्यु या तो एक गहरी नींद है या फिर एक नई यात्रा, दोनों ही सुंदर हैं। फिर उन्होंने शांति से विष पी लिया। जैसे जैसे विष का असर शुरू हुआ, सोक्रेटिस के शरीर में ठंडक फैलने लगी। वो लेट गए और उनके शिष्य उनके चारों ओर बैठे। प्लेटो ने बाद में लिखा कि सोक्रेटिस ने अपने अंतिम क्षणों में भी हंसते हुए बात की। जब उनका शरीर सुन्न होने लगा, उन्होंने अपने मित्र क्रिटो से कहा, हम एस्क्लेपियस, चिकित्सा के देवता, के लिए एक मुर्गा चढ़ाने के ऋणी हैं। कृपया इसे चुकाना न भूलना। ये उनके अंतिम शब्द थे। कुछ ही पलों में सोक्रेटिस की सांसें थम गई। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, मानो वो सत्य की खोज में एक नई यात्रा पर निकल पड़े हों। सोक्रेटिस की मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, ये एक विचार का अमर होना था। उनके शिष्य प्लेटो ने उनकी शिक्षाओं को अपनी रचनाओं में संजोया और प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने दर्शन को और विस्तार दिया। सोक्रेटिस की सोक्रेटिक पद्धति आज भी शिक्षा और तर्कशास्त्र का आधार है। उनके विचारों ने पश्चिमी दर्शन की नींव रखी और उनकी नैतिकता ने मानवता को एक नया दृष्टिकोण दिया। सोक्रेटिस ने कभी कुछ नहीं लिखा, पर उनके शब्द उनके शिष्यों के माध्यम से दुनिया भर में गूंजे। वो एक साधारण व्यक्ति थे, जो नंगे पांव एथेंस की सड़कों पर घूमते थे, पर उनके सवालों ने सभ्यता के इतिहास को बदल दिया। वो कहते थे, एक अच्छा जीवन वही है जो सत्य और न्याय पर आधारित हो। उनकी मृत्यु ने यह साबित किया कि वह अपने सिद्धांतों के लिए जिए और मरे। इस अंतिम भाग में हमने सोक्रेटिस की मृत्यु और उनकी अमर विरासत को देखा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज कभी आसान नहीं होती, पर वो हर कीमत के योग्य है। सोक्रेटिस आज भी हमारे बीच है, हर उस सवाल में जो हम स्वयं से पूछते हैं और हर उस जवाब में जो हमें सत्य के करीब ले जाता है। उनकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, वो अनंत है।